Hello students and hello everybody. This is lecture of optical instruments and till now we have done every important topics of ray optics related to related to reflection, refractions, right? Now we are going to utilize this all our informations for optical instruments. So how optical instrument works in our day-to-day life, we are going to learn about that. So I'll take you in lecture and I would say that be attentive to get every information very nicely so that you can do all the numericals related to this. So let's grab these informations. So in today lecture, we are going to talk about this LDDV, that is least distance of distinct vision. We'll talk about simple microscope, magnifying power, compound microscope, एंड अगर टाइम बचा तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स के बारे में. सो दीज आर द टॉपिक्स व्हाट वी नीड टू कवर. सो लेट्स गो फॉर दिस नाउ. एलडीडीवी क्या होता है? व्हाट इज एलडीडीवी? व्हाट इज एलडीडीवी? दैट इज least distance of distinct region. Least distance of distinct region. Distinct region. This is what we need to know, right? So see this like here, ये मैंने आई लिया है, दिस इज आई, और इस आई के सामने मैंने आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिखा रखा है. दिस इज एन ऑब्जेक्ट. नाउ सी इफ एन ऑब्जेक्ट इज हियर इन फ्रंट ऑफ आई, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने नेकेड आई से देखते हैं तो, और ये ऑब्जेक्ट का इतना साइज है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपकी आंखों पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगल बनाएगा, राइट? इज वेरी क्लियर. भाई अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर आप इससे बड़ा ऑब्जेक्ट लेंगे, इफ यू हैव अ लार्जर साइज ऑब्जेक्ट, सपोज कर लो आपने इसी जगह पे एक लार्जर साइज ऑब्जेक्ट ले लिया, so definitely if the size of object is uh, more, then the angle will be, again, like if you look at this, angle will be right. अगर आप इसे कंपेयर करो तो एंगल और भी बड़ा हो जाएगा. तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप अपने लाइक एक ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का, एक बड़े साइज का किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दो, तो बड़ा सिंपल सी बात है कि बड़े साइज का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपकी आंख पे बड़ा एंगल बनाएगा. इट विल मेक अ बिगर एंगल. और अगर छोटे साइज का ऑब्जेक्ट होएगा तो इट विल मेक अ स्मॉलर एंगल. आई डोंट थिंक कि आपको ऐसी कोई बात है जो समझ में नहीं आई होगी. इज दैट वेरी क्लियर? यस. लेकिन क्या अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी इट वेरी क्लियरली, वेरी नीटली, तो उसको कहाँ ले जाके देखो? जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और आप अपनी आंखों से यहाँ देख रहे हो, तो आपको लगता है कि इस ऑब्जेक्ट का ऑल एंड एवरी डिटेल यू विल बी एबल टू सी? हो सकता है आपको और जूम करना पड़े कोई चीज देखने के लिए. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी चीज आपको बहुत साफ साफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट तरीके से, मतलब उसकी हर डिटेल अच्छी तरीके से दिखाई दे रही हो, तो वो उस ऑब्जेक्ट की आपके आंख से कितनी दूरी होनी चाहिए? यानी कि बट जैसे अभी मैंने चश्मा पहना हुआ है, सो अगर मैं ये चश्मा उतार दूं, देन माय आईज आर नॉट नॉर्मल, मींस इट इज नॉट लाइक, इट विल नॉट बिहेव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन आई, राइट? अब अगर मैंने इसको पहन लिया, देन माय आईज आर नॉर्मल बिकॉज आई कैन सी एज अ ह्यूमन कैन सी विदाउट हैविंग आई प्रॉब्लम. अगर किसी की आंखों में कोई डिफेक्ट्स नहीं है, कोई शॉर्ट साइटेडनेस, लार्ज साइटेडनेस नहीं है, कोई एस्टिग्मेटिज्म नहीं है, किसी तरीके का डिफेक्ट नहीं है उसकी आई में, नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो वो उसके उसके आंख से कितने डिस्टेंस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा जाए ताकि उस ऑब्जेक्ट के हर इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्टिंक्टली देख सके? बहुत दूर रखोगे तो फिर वो छोटा छोटा हो जाएगा, बहुत पास रखोगे तो क्या होगा? तो मैं आपके साथ एक छोटा सा एक डेमो दिखा रहा हूँ. लेट्स सी. ठीक. थिंक ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ये पिंक कलर वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो आपकी आंखों पे एक सर्टेन एंगल बनाएगा. अब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ ले जाके रख दूँ, इस जगह पे रखूँ, डोंट यू थिंक कि ये एक सर्टेन एंगल बनाएगा? इसका एंगल पहले से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखा हुआ है, एक मिनट में अगर इस चीज को भी यहाँ से हटा दूं, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये इसने एक सर्टेन एंगल आपकी आंख पे बनाया.
इस ऑब्जेक्ट को अगर पास लेके आओगे, यहाँ रखोगे, तो अब यही ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे बड़ा एंगल बना रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा आपको। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाए, लेट सपोज यहाँ रख दिया जाए, तो यार ये तो और बड़ा एंगल बना लिया, अब तुमको और अच्छा से दिखाई देगा। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं, तो ये तो और बड़ा एंगल बनाएगा। तो अगर उसी तरीके से मैं कहूँ सर इसको और पास लेके जाऊं तो और बड़ा एंगल बनाएगा, तो क्या अगर उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आंख के पास चिपका के रख दे तो क्या और बड़ा एंगल बनाएगा? तो आप ना एक काम करना, आई सजेस्ट कि आप अपने हाथ के ऊपर यानी हाथ की उंगलियों के ऊपर एक डॉट बना देना यहाँ पे, मेक अ डॉट। और उस डॉट को आप थोड़ा दूर रख के देखो तो आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे उसको पास लेके आओ, पास लेके आओ, पास लेके आओगे, तो आपके आंख से एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। और अगर उससे पास लेके आओगे, पास लेके आओगे ना, तो आप आंखों को थोड़ा, आई मीन यू नो आई, वैसे तो इस चैप्टर के अंदर आपको एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन आई के बारे में भी कुछ पढ़ना था, आई मीन, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वाई आई एम नॉट कवरिंग दैट टॉपिक हियर, बिकॉज 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है उसको। तो इसलिए मैंने आज, आई मीन, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में उस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने इंक्लूड नहीं किया। एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन डू। हमें, आपको मालूम है ना कि हम अपने आंखों में, हमारे आंखों में एकोमोडेशन एबिलिटी होती है। हम अपने आंखों को ऐसे बड़ा कर सकते हैं, आई मीन उसके अपर्चर को बड़ा और उसको, उसके अपर्चर को छोटा कर सकते हैं। मतलब आंखों को, आंखों के अपर्चर को, उसके फोकल लेंथ को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो आई एम सेइंग दैट कि अगर आंखों में कोई ज्यादा बिना एडजस्टमेंट किए हुए नॉर्मल, लाइक जैसे मैं कोई चीज देख रहा हूँ और मेरे से वो 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पे है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है और 25 सेंटीमीटर की दूरी है, सो आई विल बी मोस्ट कंफर्टेबली, आई एम सेइंग आई विल बी मोस्ट कंफर्टेबली watching an object and its every detail when the object is at 25 centimeter. When the object is at 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है, 25 के बाद में अगर 20 लेके आऊं, 20 लेके आऊं, 20 लेके आऊं, तो भाई उस केस में थोड़ा हो सकता है और पास लेके आओगे तो आप जब देखोगे एसेशन, तो आपको कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट पे फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि सपोज कर लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाला डिस्टेंस, इफ दिस डिस्टेंस इज यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, लेट सपोज आई विल टेक इट लाइक दिस, अगर ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है या 40 सेंटीमीटर में, कितना, 40 सेंटीमीटर, लेट सपोज दिस इज 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ, लेट सपोज ये 25 सेंटीमीटर है, ये कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो जब ये 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये ऑब्जेक्ट जितना अच्छा दिखता है। और अब अगर मैं इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखता हूँ एंड आई से दिस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब इस ऑब्जेक्ट को उठाया, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम टॉकिंग, आई एम सेइंग दैट इस ऑब्जेक्ट को आपने उठाया, यहाँ रख दिया। अब आप ये 25 सेंटीमीटर था और ये 15 सेंटीमीटर है, और आप यहाँ 5 सेंटीमीटर लेके आओगे, तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर नहीं दिखेगा मतलब आपको इसके ऊपर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। सो हियर द आइडिया इज सो हियर द आइडिया इज दैट कि अगर एक ऑब्जेक्ट को बहुत साफ साफ देखना है, तो उसको हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख करके ही हम उसको अच्छे से देख पाएंगे। ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के ही ठीक से देख पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा और ये हमारा डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का है, मैंने बताया कि दिस इज 25 सेंटीमीटर। सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या हुआ, इट इज द डिस्टेंस व्हेन, इट इज द डिस्टेंस from the eye, where if an object is placed, it is seen from the normal eye very clearly, and we are able to see every part of the object very distinctively. That's what the point is. इससे ज्यादा डिस्टेंस पे और इससे कम डिस्टेंस पे चीजें हमें बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देती। सो दिस इज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस इज कॉल्ड 25 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और मैंने इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या बोला है कि आप
इसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रख लो और उस ऑब्जेक्ट को अपने आंख से कुछ दूरी पे रखो और फिर पास लेके आओ और फिर दूर लेके जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कौन सी, आई मीन जहाँ पे मतलब बिना आंखों के एकोमोडेशंस के, आई मीन बिना उसके एडजस्टमेंट के किस जगह पे आप जाकर के उस ऑब्जेक्ट का सही इमेज देख पाते हो। So least distance of distinct vision क्या हुआ? So it is the, like, it is the distance, it is the distance, it is the distance from normal human eye, uh, normal human eye, normal human eye. It is the distance from normal human eye if eye where where if where if an object is placed, where if an object is placed, it's clear object is placed, it placed, it's clear and distinct, it's clear and distinct, distinct image is formed by eye on retina. ठीक है जी। और ऐसे it is a distance from the normal human eye where if an object is placed, its clear and distinct image is formed by eye on retina. That's very कि ऑब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता है। That's what the point is. कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं where where if an object is placed, it is it's it is seen very clearly and distinctively by the eye. मतलब आई जिसे देखा जा रहा है, मतलब रेटिना पे उसका इमेज बन रहा है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बात अगर आप समझ गए, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होएगा और फिर वो हमारे आंखों पे जो एंगल बनाएगा, और दैट एंगल इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, और इस एंगल को हम लोग उस डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा दिखाई देगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सो नो मैशिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, सीधी सी बात है। नॉर्मल ह्यूमन आई, यानी कि जिसपे चश्मा लगने के बाद वो नॉर्मल हो जाए या बिना चश्मे का वो नॉर्मल है। तो ये नहीं कि अब मेरी आंख जो अच्छी नहीं है बिना चश्मे के, तो उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी की बात हो रही है। नो, नॉर्मल ह्यूमन आई with spectacles, and if no need of spectacles, then from that eye to 25 सेंटीमीटर, चाहे जिस भी तरीके से हो। सो आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है, और वो ऑब्जेक्ट जो हमारे आंखों पे एंगल बनाता है, दैट इज अ गुड एंगल। और हमें एक बात और समझ में आया कि अगर इसी जगह पे ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट था, सपोज अगर ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है और ये ऑब्जेक्ट हमें अच्छे से दिखाई देगा। अब अगर हमारे पास कोई मेथड हो जाए, अब दूसरी बात समझना है कि भाई ये ऑब्जेक्ट था, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट था सर, ये ऑब्जेक्ट था, और अच्छे से समझने की जरूरत है। व्हाट आई एम सेइंग दैट आई एम पिकिंग दिस ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ रखता हूँ, तो मेरे आंख पे जो एंगल बना रहा है छोटा बना रहा है, और यहाँ रखता हूँ तो एंगल बड़ा बना रहा है, और अगर इससे कम रखता हूँ तो एंगल बड़ा बनता है लेकिन साफ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे तो इस दूरी पे वो जो एंगल बनाता है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। सपोज कर लो मेरे पास कोई मेथड है, ध्यान से सुनना आप, बड़ी बात, दूसरी कॉन्सेप्ट को मैं आपके दिमाग में डाल। सपोज कर लो मेरे पास कोई मेथड है कि इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लाता हूँ तो मुझे वो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन मैं इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहता हूँ, तो मैं पास लाता हूँ तो वो नहीं दिखाई देता, दूर ले जाता हूँ तो नहीं दिखाई देता। तो मैं अब इस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे इससे बड़ा तो नहीं कर सकता, भाई ये तो ऑब्जेक्ट इतना ही साइज का है, ये ऑब्जेक्ट इतना ही साइज का है, और मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ला के रख रहा हूँ तो बस इतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है। अब मैं कह रहा हूँ सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और इस ऑब्जेक्ट का बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का मैं इमेज इस जगह पे, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ऐसा बना दूं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का ये हो गया इमेज। और अब उस केस में मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो हो गया,
ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट का बाय सर्टेन मींस, बाय सर्टेन मेथड हमने एक इमेज बनाया और कहाँ पे रख दिया, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, और वो इस ऑब्जेक्ट का ये बड़ा इमेज बन गया। अब मैं अपनी आंख से इसको देखूंगा तो मुझे इससे भी ज्यादा बेहतर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? आई होप यू गॉट माई पॉइंट, नो व्हाट आई एम सेइंग। भाई अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ता, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ता और यहाँ रख, यहाँ रख, ये क्या है, आई मीन आई हैव केप्ट इट असाइड, ये ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो भाई ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है, बट चूंकि ये छोटा है ना तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एंगल नहीं बना रहा है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ और उसके मदद से, उसकी मदद से, ठीक है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मैं यहाँ पे एक बड़ा इमेज बना देता हूँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पे भाई, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे मैं बड़ा इमेज बना देता हूँ तो अब तो वो मुझे और भी अच्छे तरीके से दिखेगा, और भी अच्छे तरीके से दिखेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और भी अच्छे तरीके से दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो देखना ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी थी ना, यहाँ पे पहले इस चीज को उठा के यहाँ लेके आऊं और फिर इसको पकड़ के यहाँ लेके आऊं, ये ऐसे एडजस्टमेंट करूं, ये हुआ एडजस्टमेंट प्रॉपर। सो व्हाट आई मीन टू से, मैंने अब यहाँ पे एक बात कही कि देखो जी, ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख रहा हूं तो वो सिर्फ छोटा एक एंगल बना रहा है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुन रहे हैं आप मेरी बात ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैं सीधा 25 सेंटीमीटर पे लेके जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये वाला एंगल मिल रहा है। कौन सा एंगल मिल रहा है, ध्यान से देखो भाई, कौन सा एंगल मिल रहा है, हमें एंगल मिल रहा है ये वाला, हमें मिल रहा है एंगल ये वाला। अगर ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर लेकर तो बस इतना बड़ा बन रहा है। अब दूसरी स्थिति मैंने क्या चूज की, मैंने चूज की कि भैया ये पिंक ऑब्जेक्ट जो था, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैंने हटाया और बोले तुम यहाँ रह लो भाई, और मैं तुम्हारा इमेज बना दे रहा हूँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ऐसे। और अब एंगल हमें जो मिला, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो मिला, एंगल मिला, वो ये बड़ा एंगल मिल गया। तो अब ऑब्जेक्ट जहां था हमने किसी मदद से उसका 25 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बना दिया और इसको हमारी आंख एक ऑब्जेक्ट की तरीके से ले रही है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट, ये हमारे लिए बड़ा हो गया और अब हम इसको और अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो what I am going to say, what I'm going to say, I'm saying that, I'm going to say that कि देखो ये वाला एंगल, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो ये एंगल बन रहा था अल्फा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये अल्फा नहीं, इसको थीटा कह देते हैं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के 25 सेंटीमीटर को दूरी पे रखता तो हमें एंगल कितना मिल रहा है, हमें एंगल मिल रहा है अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है। और मैं इस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को कहीं और रख दूं और उसका इमेज 25 सेंटीमीटर पे बड़ा बना दूं और मैं बोलूं कि अब जो ये एंगल हमें बन के मिल रहा है यहाँ पे, दैट एंगल इज बीटा, राइट, दैट एंगल इज बीटा, दैट एंगल इज बीटा। तो ऐसा कर रहा हूं तो हमें एडवांटेज है उसका। क्या एडवांटेज है भाई, व्हाट इज द एडवांटेज? क्योंकि अब हमारा एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। यस, सो हियर द आइडिया इज व्हाट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। व्हाट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर? तो मैं आपको एलईडी भी समझा चुका हूँ। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर को मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? तुम कहोगे सर किसी इंस्ट्रूमेंट से आपने इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, मतलब ये ऑब्जेक्ट रखा आंख के सामने, फिर हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से उसका इमेज कहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। कितने दूरी पे, 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट का इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया, और अब वो हमारे आंख पे बड़ा एंगल बना रहा है। तो अब हमें वो चीज, और हमारी आंख के लिए अब वो क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है और हमारी आंख उसको और अच्छे से देख पा रही है। तो ये किसके मदद से हो पाया, एक किसी इंस्ट्रूमेंट के मदद से हो पाया। तो उस इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता तो वो एंगल क्या बनाता, अल्फा। लेकिन
अगर वो ऑब्जेक्ट आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता तो क्या एंगल बना पाता? अल्फा। लेकिन हमने उस ऑब्जेक्ट को कहीं और रख दिया और किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसका इमेज 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बना लिया, और अब वो हमारी आंख पे एंगल क्या बना रहा है? बीटा। सो मैग्नीफाइंग पावर इज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज it is defined as ratio of angle, ratio of angle, ध्यान से, it is defined as ratio of angle subtended, it is defined as ratio of angle subtended by image, it is defined as ratio of angle subtended by image at I to the angle subtended by, to the angle subtended by object at I when when object when object and image both are at LDDV, both are at LDDV, that is at 25 centimeter from I. क्या हुआ मैग्नीफाइंग पावर? It is defined as ratio of angle subtended by image at I to the angle subtended by object at I. When object and image and object, यहाँ पे पोजीशन बदल देना चाहिए. सो आई वुड से दैट कि आप ऐसे लिख दें, यहाँ इमेज रख देना और यहाँ ऑब्जेक्ट रख देना, ठीक है. व्हेन व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर एट LDDV, दैट इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई. इस बार ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसको रिपीट करके आपको, जरूरत पड़े तो एक दो बार रिपीट करके मैं आपको इसको ठीक से समझा दूं. सो इट्स नॉट दैट कि बस सिर्फ पर्पस ये कि आप अच्छे से समझ जाए. तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपको समझ में आ रही है? और आगे डायग्राम, बड़े सारे डायग्राम बनेंगे जहाँ पे ये बात रिपीट होएगी. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखो जी, एक ऑब्जेक्ट था जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा और वो मेरी आंख पे एंगल बना रहा था, ठीक है. मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठा करके 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, मेरे आंख पे वो एंगल बना रहा था अल्फा. लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज भाई छोटा है, तो जितना था वैसा दिख रहा था. अब मैं उसको और पास लेके जा रहा हूँ तो वो बड़ा एंगल बना रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है. ओके फाइन. अब क्या किया मैंने, उस ऑब्जेक्ट को जहां रखना था, मतलब ऐसे जगह पे रखा, और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लिया. वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या था? कोई लेंस था. और उस लेंस के हेल्प से उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया. कहाँ पे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे. कहाँ से? आई से. यानी लेंस की पोजिशनिंग ऐसी रखी ताकि उस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसी जगह पे बने ताकि उस इमेज की दूरी हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की हो और वो इमेज बड़ा हो जाए. तो अब उस बड़े इमेज का एंगल हमारे आंख पे क्या होगा? बड़ा होगा, एंड दैट इज इमेज बीटा. तो वो जो बीटा अपॉन अल्फा है, इसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहेंगे. और बेटा इसी के लिए एक दूसरा टर्म भी यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्निफिकेशन, इट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर की बात हो रही है, और उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. एंड दिस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनका नोटेशन है स्मॉल एम. दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, राइट. मैग्नीफाइंग पावर को, ये मैग्नीफाइंग पावर है, मतलब इसको भी हम स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं. जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो भी ठीक है, और इसको भी हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये मैग्नीफाइंग पावर है. यानी कि एक लेंस किसी चीज को कितना मैग्नीफाई कर पाता है, कितना बड़ा कर पाता है, वो उस लेंस की एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर. तो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या दिखाई दिया कि एम का एक कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ? इट इज एंगल मेड बाय इमेज एट आई. इट इज एंगल मेड बाय इमेज एट आई when of image is at 25 centimeter to the angle made by object, to the angle made by object, like ये object when it is at 25 centimeter distance. तो कितना एंगल बनाया? यहाँ पे रखते हैं तो कितना एंगल बनाया? that is alpha. So that's what we are trying to say, that कि अगर वो so m is equal to beta by alpha. This is our magnifying power. So
एलडीडी भी हम समझ रहे हैं और मैग्नीफाइंग पावर समझ रहे हैं। मैंने एक बार आपको मैग्नीफाइंग पावर अच्छे से समझा दिया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यू हैव अंडरस्टूड। अब हम जरा धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर देखेंगे कि क्या करना है। सो वील टॉक अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। ये चीज हमने समझ ली है, मैग्नीफाइंग पावर के बारे में आपको एक आइडिया दे दिया है। और अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो ओब्वियसली यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ गया है, यानी कि इसके बाद हमें ये टॉपिक होना चाहिए, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप आना चाहिए था। सो ओके फाइन, राइट। सो नाउ हियर we know what is this distance of distinct vision, and we know what is magnifying power. So I will talk about simple microscope. What is that? Simple microscope. जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं तो जरा इन टर्म्स को जरा ठीक से अगर आप रियलाइज करें, एक वर्ड है माइक्रो और वो है स्कोप। सो माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक 10⁻⁶ के, जो 10⁻⁶ के साइज के हैं, और उसको हम बड़ा करें, स्कोप मतलब बड़ा किया जाए। तो भाई अगर किसी चीज को बड़ा करके देखना चाहते हैं और वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, दैट ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल एंड वी वांट टू मेक इट बिगर, सो वी नीड अ माइक्रोस्कोप। एंड जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसका, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। और एक और सिंपल कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज नोन एज वॉचिंग ग्लास ऑल्सो। व्हाट वी कॉल इट? watching glass. So simple microscope is convex lens and that is equal to watching glass. इस तरह का नाम आपने एस्ट्रोलॉजर के पास देखा होगा, आपने, आप प्रैक्टिकल करने जाते होंगे, साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने एक कॉन्वेक्स लेंस तो देखा होगा ना, जिसको वॉचिंग ग्लास कहते हैं, जिसके ऊपर सन रेडिएशन पड़ती है, उसको हम लोग फोकस करा करके किसी पेपर पे डालते हैं तो पेपर जल उठता है। आपने देखा है कि नहीं देखा है? तो आई मीन सिंपल कॉन्वेक्स लेंस सबने देखा होगा। सो सिंपल माइक्रोस्कोप दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम वॉचिंग ग्लास कहते हैं, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है। नाउ हाउ दैट सिंपल माइक्रो, यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस को, वॉचिंग ग्लास को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो भाई ये सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, हाउ डज दैट वर्क, तो इसको समझना चाहते हैं। और इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, हम उसको जानना चाहते हैं, उसके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा। तो दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी। तो हम पहले तो उसका रे डायग्राम को अच्छे से समझ पाए, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है जी। तो अब इन चीजों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा ये जो दिखाई दे रही है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आई है, दिस इज आई, यानी कि किसी बंदे का आई है जो उसको देख रहा है। चलेगा? राइट। यहाँ भी जो मैंने बनाया था ये आई है। थोड़ा इससे अभी पता नहीं कि ये आंख आपको पसंद आया या ये आंख पसंद आया, जो भी हो, बट दिस इज व्हाट द आई। अब मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिया है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई आप अपनी आंख चश्मे वाली या बिना चश्मे वाली, उस आंख के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं और उस कॉन्वेक्स लेंस से आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। सपोज कर लो आपने एक लिया ऐसे करके और आप अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार में छोटे छोटे कुछ चीजें लिखी हुई है, बहुत छोटी छोटी, और आपने ऐसे कॉन्वेक्स लेंस लगा के देखना स्टार्ट किया। तो बेटा जी एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट किस साइड है? लेंस के दूसरे साइड है, ओके, और आपकी आंख किधर है? ऑब्जेक्ट जिधर है, क्या आपकी आंख भी उधर है? नो। ऑब्वियसली अगर आप किसी लेंस से, एक कॉन्वेक्स लेंस से किसी चीज का मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाह रहे हो तो आप करोगे क्या? जिधर लेंस है, जिधर ऑब्जेक्ट है, लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, अगर आप अपनी आंख भी उधर रख दोगे तो आप कैसे मैग्नीफाइड देखोगे? जरा समझना इस बात को, ये बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये पहली दफे आपके सामने कॉन्सेप्ट है और इसको अच्छे से सुनना है और अच्छे से समझना है। सो हियर आई टेक दिस लेंस, ये लेंस लिया जी, ये मैंने लेंस लिया और इस लेंस को मैंने यहाँ से पकड़ा और इस लेंस को मैंने बोला हेलो, ये लेंस मैं यहाँ रखता हूँ, जरा ध्यान देखना, ये लेंस मैंने यहाँ रखा, रख रहा हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जी, यहाँ पे इस लेंस के लिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिया, ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट लिया है जी, इस लेंस, और इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ रखा, फिर इससे एक लाइट रे चली, इससे एक लाइट रे चली और वो लाइट रे ऐसे चली, इस तरीके से एक लाइट रे ऐसे चली गई, दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसा होगा या नहीं होगा बाद की बात है। और फिर एक दूसरी, एक दूसरी रे हमने लिया जो इसके
ऑप्टिकल सेंटर से पास करा के ऐसे लेके गए, ऐसे ले गए, और फिर ऐसे ले गए, लेट सपोज ऐसे ले गए, समथिंग लाइक दिस, ऐसे दिखाया, ध्यान से समझना आ जा रहा बात को, यहाँ पे ले गए, और फिर मैंने कहा ये ऐसे दिखाया, ऐसे ले गए, और फिर इस रे डायग्राम को आप समझेंगे, और फिर मैं कह रहा हूँ कि अब एक ये जो लाइट रे इस लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गई, और अब मैं आपको कह रहा हूँ देखो जी, इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से बन गया ऐसे। तो यार ये लेंस था, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना दिया। अब आप अपनी आंख से इसको देखोगे तो भाई ये जो इमेज बना इस लेंस के थ्रू, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका इमेज इधर बना, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो या तो इस ये ऑब्जेक्ट ही क्या हो गया, इन्वर्टेड, उसका इमेज कैसे बना है, इन्वर्टेड इमेज बना है, राइट। और फिर आपके लिए यानी यहाँ कोई स्क्रीन होगा जिसपे बना होगा, और फिर आप इसको देख रहे हो। अब आप, ठीक है ना, सो दिस, आई मीन फॉर योर आई दिस अपीयर्स लाइक व्हाट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को हमें लेंस से, लेंस के, जरा ध्यान से रखना कि आपको ये भी पता है होगा कि अगर किसी लेंस के वजह से किसी, जिधर ऑब्जेक्ट है उसके दूसरे साइड यानी कि रिफ्लेक्टेड साइड में आप इमेज बनाना चाहते हैं, और आप रियल इमेज बनाना चाहते हैं, यू वांट टू मेक रियल इमेज, ठीक है, बना दिया आपने रियल इमेज, थोड़ा हो सकता है कि आप बड़ा बना दें, फिर आप अपनी आंख से देखोगे तो भाई कहोगे ओके, मैं अपनी आंख को इस ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख लूंगा, इस ऑब्जेक्ट का और आपके आई के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे होगा, फिर आपको वो दिखाई देगा, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो क्या ऐसा होता है क्या कि यहाँ पे जब हम अपने किसी वॉचिंग ग्लास से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं तो ऐसा होता है क्या कि हमने यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसको देखना चाहते हैं, और फिर ये एक लेंस रखा, और फिर यहाँ पे उसका इमेज बनता है और हम अपनी आंख से देखते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है ना, दिस वी डोंट डू इट। तो ये रे डायग्राम तो गलत हो जाए। तो दिस रे डायग्राम इज, भाई क्या माइक्रोस्कोप लगा के आप देखोगे तो आप अपनी आंख को किस पे टिकाते हो, माइक्रोस्कोप का जो लेंस होता है वहां पे जाके टिकाते हो, और फिर उस लेंस के आगे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्ट का आप इमेज देखते हो, यू डोंट प्लेस लाइक दिस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, नो। क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक रियल इमेज बनाना पड़ेगा, स्क्रीन रखोगे और स्क्रीन रख के रियल इमेज रखोगे, यहाँ बनाओगे, और आप फिर इधर से देखोगे, इफ यू सी दैट, तो यू नो रियल इमेज यानी कि जो स्क्रीन होना चाहिए वो स्क्रीन इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि उसके जिस साइड पे बना है और आप स्क्रीन के दूसरे साइड हो तो स्क्रीन के पीछे से स्क्रीन के फॉरवर्ड साइड पे जो इमेज बन रहा है आप एक उसके ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप उसको देख रहे हो, है ना। सो दिस विल नॉट सर्व आवर पर्पस। तब क्या करते हैं हम लोग, तो ये रे डायग्राम जो हमने बना के दिखाया वो हमारे किसी काम नहीं आया, और ये ठीक नहीं है। तो अब हम लोग इसको चुन चुन करके इनको यहाँ से पकड़ा, इनको यहाँ हटाया, इनको यहाँ से इधर हटाया, लो भाई अभी फिलहाल इनको यहाँ हटा लिया, इनको भी यहाँ से इधर हटा लिया, और इन लेंस को पकड़ के अब हम कुछ इस तरीके से यहाँ रख दी, लेट्स सी आई केप इट हियर, मतलब आई शुड बी, आई शुड बी नियर टू लेंस, जितना नजदीक हो सके, मतलब हम लोग आंख को तो ऑलमोस्ट लेंस के पास ही रखते हैं, समथिंग लाइक दिस। और फिर क्या करते हैं भाई, हम अपनी आंख लेंस पे चिपका देते हैं, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना के देखते हैं। तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज किधर बनाना है, लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनाना है। तो लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड इमेज बनाना है तो वो तो नॉन रिफ्रैक्टेड साइड है, तो उधर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और वो वर्चुअल इमेज बनाना है तो बताओ, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि जो कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन होती है बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो कॉनकेव मिरर में आपको याद होगा ना कि अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, यानी कि कॉनकेव मिरर के पीछे। यस, लेंस के केस में अगर आपको इमेज बनाना है जिधर ऑब्जेक्ट है उधर, यानी कि वो वर्चुअल इमेज बनाना है, तो वो क्या होगा, लेंस के पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज बड़ा मिलेगा। तो ये हमने लेंस लिया, दिस इज द लेंस हियर, और इस लेंस का अपना एक फोकस होगा। तो भाई इस लेंस का जो फोकस होगा तो हम उसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को उठाया, 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 उठाया,
यहाँ कहीं पे इस जगह पे मैंने रख दिया, यहाँ पे इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, और ये माना कि ये वाला जो ये जो लेंस है ना, ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ पे लेंस का फोकस है, यानी कि इस लेंस का जो f1 है वो इधर होगा और इधर कहीं पे f2 है, इस लेंस का ये f2 है। और लेंस के फोकस से ठीक जरा सा अंदर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा। यहाँ क्यों नहीं रखा और पास क्यों नहीं रखा, मतलब पोल और इसके बीच में? तो हमें मालूम है कि पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट जो होगा फोकस के उस पार होगा तो रियल इमेज बनता है और वो इस साइड बनेगा। तो फोकस के ठीक थोड़ा सा अंदर रखते हैं ताकि जितना बड़ा इमेज बना सके इस लेंस से, है ना। तो यहाँ रखेगा तो इसका बड़ा इमेज बनेगा। तो हमें तो क्या करना है, हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रखते हैं, भाई ये लेंस है और इस लेंस के सामने यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरा बच्चा, मैं कह रहा हूँ अगर इसको यहाँ रखते हैं तो हमें सपोज कर लो एक इमेज मिलता है, वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं पे इस जगह पे रखा, तो वर्चुअल इमेज यहाँ बना। लेट सपोज अगर ऐसा करते हैं तो फिर लेंस से इस इमेज का जो डिस्टेंस है वो 25 नहीं आता है, कुछ और आ जाता है। तो इसका मतलब फिर मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस लेंस के सामने ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग लेंस के सामने कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसका वर्चुअल इमेज, किसका, इस ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो वर्चुअल इमेज इस ऑब्जेक्ट का इस साइड में बने और यहां से 25 सेंटीमीटर पे बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने क्या किया, इस लेंस के सामने इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से प्लेस किया, इसका जो वर्चुअल इमेज है वो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़े और हमारी आंख लेंस के बिल्कुल साथ चिपकी हुई है। तो जो आंख से डिस्टेंस माना जाएगा वो वही होगा जो लेंस से डिस्टेंस होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इफ यू आर वॉचिंग थ्रू, लाइक जैसे ऐसा कुछ बना के और आप किसी चीज को देख रहे हैं, तो इसका जैसे मैंने अपने चश्मे पे ये रख लिया इस तरीके से जी, और आई एम वॉचिंग, तो इसका और मेरे चश्मे के लेंस के बीच में कोई खास डिस्टेंस नहीं है, और मेरे आंख और मेरे चश्मे के बीच में भी कोई खास डिस्टेंस नहीं है, हार्डली 1 और 2 सेंटीमीटर, राइट। सो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जो इसकी दूरी हमारे लेंस से होएगी, हमारी आंख से भी इस इमेज की दूरी उतनी ही है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, जो वॉचिंग ग्लास है, हम उससे उसका मैग्नीफाइंग पावर जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बोलना पड़ता है पहली बार स्टूडेंट को ये सब कुछ समझाने के लिए, पहले डायग्राम में और दूसरे और तीसरे में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आगे टॉपिक टीचर को बताना और समझाना आसान हो जाता है। तो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, हमने इसके पोल, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इस साइड ऑब्जेक्ट रखा ताकि हमें उसका वर्चुअल इमेज इसी साइड बने, और हमारी आंख इधर पीछे है ताकि हमें ये मैग्नीफाइड इमेज मिले, और उसकी दूरी, उस मैग्नीफाइड इमेज की दूरी हमारी इस लेंस से कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। और 25 लेंस से होएगा, इसका मतलब हमारे आंख से भी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। एनफ एक्सप्लेन, राइट। नाउ अब ठीक है जी, कैसे रखें कि ये 25 पे मिले, तो जरा देखो ध्यान से। मैंने तो बिल्कुल एक तुक्का बना करके इस तरीके से रखा हुआ। तो सी व्हाट आई एम डूइंग, सपोज कर लो यहाँ से, इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर मैं ऐसे लेके, मतलब एक रे डालूं कुछ इस तरीके से, मैं इसके रे डायग्राम को आपको दिखा रहा हूँ, रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो सी हाउ आई एम टेकिंग दिस रे डायग्राम। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे इस लेंस के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चली, और वो जो लाइट रे चली कुछ इस तरीके से, देखो ये एक लाइट रे चली है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चली ऐसे, यहाँ पे जाके लेंस के ऊपर इंसिडेंट की, और अब वो यहाँ से क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, वो यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी। तो जो रिफ्रैक्ट करके इसकी बेंडिंग होती है, अब उसको दिखा रहे हैं। तो लेट्स सी दिस लाइट रे आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज रिफ्रैक्टिंग, और उसका रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो मैं आपको उसका रिफ्रैक्शन दिखा रहा हूँ, राइट, यानी कि कुछ इस तरीके से, ध्यान से समझना है। ऐसे ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है। आप रे डायग्राम आपको जानबूझ करके इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो मैंने अब यहाँ पे ये जरा पोर्शन डॉटेड किया, समझना है, ठीक है जी, समझना है अच्छे से। सो यू सी व्हाट इज बीइंग डन हियर, कि भाई ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से एक लाइट रे चली, यहाँ से एक लाइट रे चली,
और वो लेंस के इस पॉइंट पे इंसिडेंट की एंड इट इज रिफ्रैक्टेड लाइक दिस। और हमारे लेंस के थ्रू जब रिफ्लेक्ट होकर के निकलती है, हमारा आंख बिल्कुल वहीं पे है, तो हमारे आंख को क्या लग रहा है, ये रे यहाँ से आ रही है। दिस इज फर्स्ट रे का हाल है। ओके, अब एक दूसरा रे लेते हैं, सेकेंड रे, ठीक है ना। अब इस लेंस से एक दूसरी रे चली कुछ इस तरह के, जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। ध्यान से देखना, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, ये वाला कलर ठीक नहीं होगा लेना, ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दिया। फिर हम ये वाला कलर ले रहे हैं, दूसरा रे ले रहे हैं। ध्यान से देखो, ये ऐसे 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 ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरी, और ये भी आंख के ऊपर ऐसे पड़ रही। सो व्हाट यू सी हियर, फिर इसका जो ये वाला पोर्शन हमने डॉटेड कर दिया, जरा ध्यान देना। तो यानी कि ये जो लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट की लेंस के थ्रू, अब तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो वो तो सीधे सीधे ऐसे जाएगी। तो देखो, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे। कहाँ था वो, ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस के बीच में, बिल्कुल फोकस के कितना, यहाँ रखे, कहाँ रखे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की हम कहीं भी पोजिशनिंग कर सकते थे, लेकिन हमने उस जगह पे पोजीशन की ताकि उसका इमेज इस जगह पे बने, और वो इमेज और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो, 25 सेंटीमीटर पे हो। एक बात बताना चाहूंगा, ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, जो हमने बताया 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं बेटा, दिस डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दिस इज एल डी डी वी, and that is represented by D, and this is represented by this, and this D is equal to 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर होता है, ये मैंने बताया था, राइट। सो इसको हम लोग कैपिटल डी से दिखाते हैं। एल डी डी वी का सिंबल क्या हुआ, एल डी डी वी, इस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को किस सिंबल से दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं, और इस डी की वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ओके फाइन, नॉर्मल आई के लिए। सो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये लाइट रे गई, ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे जा रही थी, ये लाइट रे गई, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ये आंख को दोनों रे जो रिसीव हुई लेंस से निकलने के बाद, आंख को लगा कि ये दोनों रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना। और इसकी पोजिशनिंग ऐसे हमने कर रखी है, इफ आई शो यू लाइक दिस, देखो जी, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यू है भैया, ये हमारा पर्टिकुलर डिस्टेंस है, और ये भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है। मतलब हमने ये ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूज किया है, ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूज किया है, ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसा चूज किया है, ताकि इसका इमेज हमें यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे मिले। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये हमने एक यू चूज किया, दिस इज, आई हैव चूजन व्हाट, यू, ये यू चूज किया है, और ये है डी, एंड दिस डी इज 25 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। सो अब क्या हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसे की, और भाई वो यहाँ पे इमेज बन गया, करेक्ट। तो ये जो इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का बना, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, ऑल राइट। अब जरा देखिए, अब रे डायग्राम पे बहुत बहस हो रही है, बहुत डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक काम कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से समझना मेरा बच्चा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो यहाँ लेंस नहीं होता, आंख जहां थी हमारी वहीं रहती, लेंस नहीं होता, और ये ऑब्जेक्ट मैं अपने आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखता, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से हटाऊं, ऐसे पकड़ूं, बोलूं हेलो यहाँ आ जाओ, यानी कि ये मैंने माना 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये हमारे आंख पे कितना एंगल बनाता है भाई, ये कितना एंगल बनाता है। तो मैं एक दूसरी, ऐसे करके एक दूसरे कलर का ये एक रे कंसिडर करता हूँ, ऐसे, और मैं ये मान रहा हूँ कि ये हमारे आंख पे कि कैसे एंगल बनाता है, कुछ इस तरीके से बनाता है। ये एरो के फॉर्म में नहीं, ऐसे दिखा रहा हूँ, लेट सपोज अगर ये यहाँ होता तो हमारे आंख पे कितना एंगल बनाता, राइट, ये कितना एंगल बनाता जी, तो आप समझ गए मेरी बात। तब ये एंगल बनाता हमारे पास, हाउ मच, अल्फा, दिस एंगल वुड बी अल्फा, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया, अल्फा। यानी कि अगर ये लेंस नहीं होता, ये लेंस नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ होता 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो हमारे आंख पे ये कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से पकड़ा, मेरे ख्याल से पकड़ में आ जाएगा, यस, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इस ऑब्जेक्ट को यहां से पकड़ा, कहाँ रखा, ऐसी पोजीशन पे रख दिया ताकि उसका इमेज कहाँ बना,
25 सेंटीमीटर पे बन गया जी। और अब उसने हमारी आंख पे कितना एंगल बनाया, हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग एट आवर आई, तो ये एंगल बनाया जी, दिस एंगल इज हाउ मच, बीटा। सो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता और ये लेंस नहीं होता, तो हमारे आंख पे कितना एंगल बनना था, अल्फा। लेकिन हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, लेंस के सामने कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया ताकि इमेज 25 पे बने और वो बड़ा बन जाए, और फिर वो हमारे आंख पे एंगल क्या बनाया, बीटा। यस, सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, तो काफी हद तक बात आपके दिमाग तक पहुंचा दिया मैंने, अगर आप इतनी बात समझ गए तो। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो इनको पकड़ पकड़ के हम लोग यहाँ से कहते, भाई तुम भी बाहर से रे डायग्राम बनाया है, क्या बैकग्राउंड सोच सोच के बनाया है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो वॉचिंग ग्लास है, उसका रे डायग्राम हमने बना दिया। सो भाई अगर मैं पूछूं कि इस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर बताओ, ठीक है, इस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि इस लेंस ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा इमेज बना दिया, कहाँ पे, अपने से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, और हमारी आंख लेंस के ठीक पीछे है, यानी कि उतनी ही दूरी पे बना दिया। तो ये जो एंगल में इजाफा हुआ, एंगुलर मैग्निफिकेशन हुआ, दिस एंगुलर मैग्निफिकेशन will be the magnifying power of this lens. Yes, so simple microscope का फंक्शनिंग भी आप समझ गए। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे लिखेंगे, सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। सो इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड डिफाइंड एज बार बार आपको ये डेफिनेशन पढ़ मिलेगा, इट इज डिफाइंड एज ratio of angle ratio of angle subtended by ratio of angle subtended by image ratio of angle subtended by image at eye to the angle subtended by subtended by subtended by object at eye when both are at least distance of distinct this distance of distinct vision, right? ये इसका यानी कि तो सेम डेफिनेशन हो गया सर, दैट्स ट्रू। रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ आर, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हमने, अगर ये लेंस नहीं होता, ऑब्जेक्ट यहाँ होता, तो एंगल बनाता अल्फा, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया और उसका इमेज यहाँ बना दिया, बड़ा बना दिया, तो उसने एंगल बनाया बीटा। सो दिस एम इज इक्वल टू भाई, this m is equal to, so this m is equal to beta upon alpha. This is angular magnification और मैग्नीफाइंग पावर, और मैग्नीफाइंग पावर किसी को हम लोग मैग्नीफाइंग पावर कहेंगे, ठीक है जी। सो आपको ये रे डायग्राम भी अगर बड़ा नंबर का है तो आप थोड़ा रे डायग्राम एक्सप्लेन कर दिए, दैट वी कंसीडर अ लेंस प्लेस इन फ्रंट ऑफ वेरी नियर टू द आई, we place an object between center and focus of the lens in such a way that its image is obtained at d distance, that is from the center of the convex lens, and we get a magnified image, and this image is virtual, right? This image is virtual, erect with respect to object. So अब आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग जो इमेज बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, वर्चुअल बनाते हैं। यानी कि जो इमेज बनता है, इमेज कैसा बना जी, इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, और क्या होता है जी, मैग्नीफाइड होता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होता है। और कितने पे होता है, एट 25 सेंटीमीटर होता है, एंड एट 25, दैट्स व्हाट वी डू।
तो ये इमेज के बारे में मैं आपको बता दिया, ये ध्यान रखने की चीज है। तो सर ठीक है, तो क्या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बीटा बाई अल्फा लिख के छोड़ दे? नो। अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। सो नाउ वी आर सेइंग कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो बहुत छोटा होगा ना। आप सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखो तो बहुत छोटा इमेज बनाएगा। और आप इसको मैग्नीफाई भी कर दोगे तो एक बहुत छोटी सी चीज को कितना भी मैग्नीफाई कर दो, लेट्स सपोज मैं कहूँ 1 मिलीमीटर की चीज है, कितनी है, 1 मिलीमीटर की चीज है, और उस 1 मिलीमीटर का इमेज आप 1 सेंटीमीटर का बना दिए, मतलब 10 गुना बढ़ा दिया आपने। या 2 सेंटीमीटर का बना दिया तो 20 गुना बढ़ा दिए। अब यार ये सपोज कर लो 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट था और आपने उसको 2 सेंटीमीटर का बना दिया। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे यानी कि 2/25 करोगे तो एंगल छोटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना छोटा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ये 25 सेंटीमीटर है और ये 1-2 सेंटीमीटर है, और ये 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है। मैंने तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने की बात कही है। अगर आप, आई मीन दिस इज व्हाट आई एम एग्जाम्पलीफाइंग यू, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि ये जो बीटा एंड अल्फा है प्रैक्टिकली दिस आर वेरी स्मॉल। सो वी आर यूजिंग नाउ, वी आर सेइंग दैट राइट, practically this practically right, this alpha and beta are very small, very small, and therefore therefore practically this alpha and beta are very small, and therefore beta is equal to tan beta, beta is equal to 10 beta, and alpha is equal to 10 alpha. Practically this alpha and beta are very small, and therefore beta is equal to 10 beta and alpha is equal to 10 alpha. बीटा को 10 बीटा कहेंगे, अल्फा को 10 अल्फा कहेंगे। ठीक है जी, छोटा तो कहेंगे। देयरफॉर एम का फॉर्मूला क्या हो गया? एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ बीटा अपॉन टेन ऑफ अल्फा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी। अब एंगुलर, ये एम क्या था? मैग्नीफाइंग पावर है, ये मैग्नीफाइंग पावर है, ये मैग्नीफाइंग पावर है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा रख देंगे। अब अगर यहाँ पे 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यूज निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो थोड़ा एक कुछ नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक वर्ड, ये अल्फाबेट रखते हैं ए, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा बी, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया आपने ए डैश बी डैश। ठीक है जी। एंड दिस पॉइंट यू टेक इट एज अ सी ऑप्टिकल सेंटर, और इसको आप बना दो ओ, इफ यू राइट लाइक दिस। सो 10 बीटा अगर आपको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो 10 बीटा के लिए आपके पास दो ट्रायंगल है, बी डैश ए डैश सी, या बी ए सी। बी ए सी ट्रायंगल में चले जाओ तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। अरे बाबा, ये जो एंगल है यही वाला एंगल होगा ना? यस, थोड़ा बड़ा वाला, आई मीन दिस एंगल। सो either you talk about this angle or this angle we are talking about, it's the same. So आप बी ए सी से या बी डैश ए डैश सी से 10 बीटा की वैल्यू लिख सकते हो। इस ट्रायंगल में से कोई भी चूज कर लो। और अल्फा की बारी आएगी तो अल्फा आप किससे लिखोगे? आपके लिए उसके पास ट्रायंगल कौन सा? ओ ए डैश सी, और ये 10 अल्फा निकलेगा, यानी कि ओ ए डैश अपॉन ए डैश सी। तो 10 अल्फा के लिए तो आपके पास एक फिक्स ट्रायंगल है, और 10 बीटा के लिए आप दोनों में से कोई भी ट्रायंगल यूज कर, सो यू कैन चूज आइदर। सो जैसा दिल करे ले सकते हो, एनी ऑप्शन यू कैन चूज। तो लेट सपोज मैंने 10 बीटा के लिए 10 अल्फा की वैल्यू पहले फिक्स कर दिया। मैंने बोला ओ ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश सी, ऐसे लिख दिया, ये 10 अल्फा की वैल्यू रख दी। और जब मैं 10 बीटा की बात कर रहा हूँ, सो इस 10 बीटा को मैंने यूज किया ए बी अपॉन ए सी करेंगे। यस, ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं हम लोग, जैसा मर्जी करें। तो मैंने लिख दिया ए बी अपॉन ए सी, ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। अब ऐसा करने पे क्या होगा, जो ए बी है और ओ ए डैश है, ये तो वही इसी ऑब्जेक्ट को आप वहां लेके गए थे ना भाई। तो ये दोनों क्या होंगे? ओ ए डैश एंड ए बी दोनों सेम साइज के हैं, तो ये कट कटा जाएंगे। सो सिंस ए बी इज इक्वल टू
ओ ए डैश, देयरफॉर एम इज इक्वल टू क्या आ गया? तो सर ये ए बी बाई ए सी है, ये ओ ए डैश बाई ए सी है, तो ए डैश सी ऊपर चला गया और नीचे कौन आ गया? ए सी आ गया। करेक्ट? इतनी बात समझ गए आप? राइट। अब अगर आप ए डैश सी अपॉन ए सी करते हैं, यानी कि दिस इज ए डैश सी और दिस इज ए सी, व्हाट इज ए डैश सी? दैट इज डी। व्हाट इज ए सी? दैट इज यू। अब आप कहो कि सर मैं इसको टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा का ट्रायंगल दूसरा यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा? ए बी अपॉन ए सी करूंगा। ले लिया आपने दूसरा को, ओ बी डैश आई मीन ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी करते आप। हाँ, मतलब आप बोलो कि मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मतलब दूसरा ऑप्शन करूंगा सर। यहाँ तक तो आप पहुंच गए ना? सो लेट सपोज मैं ऑल्टरनेटिव दिखा रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव दिखा रहा हूँ। ऐसे कोई जरूरत नहीं थी, बट फिर भी स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को शांत करने के, तो मैं कहूँ कि डी एम इज इक्वल टू जो बीटा अपॉन अल्फा है और जो टेन बीटा बाई टेन अल्फा है, और टेन अल्फा का ट्रायंगल फिक्स है भाई, वो तो आप वहीं से चूज करोगे। एंड दैट वाज ओ ए डैश अपॉन ए डैश सी, ओ ए डैश अपॉन ए डैश सी। और टेन अल्फा की वैल्यूज आप लिखो ऐसे बड़े वाले से, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी कौन कटेगा? यहाँ पे ए डैश सी कट जाएगा। अब ये क्या आ गया? ए डैश बी डैश अपॉन व्हाट? ए डैश। एंड चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए डैश बी डैश अपॉन क्या आ गया? ए बी आ गया। हाँ, आपने ये क्या निकाला? ओ ए डैश। और जो ओ ए डैश है ओ ए डैश है, उसको आप क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश को आप ए बी लिख सकते हैं, सिंस ओ ए डैश इज इक्वल टू हाउ मच? ए बी। अरे हाँ या ना? आप ऐसे लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख दिए तो फाइनली क्या हो गया? अब आगे अगले स्टेप में कह रहे हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अरे भाई, तो ये दोनों ट्रायंगल सिंगुलर है ना भाई, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी और ए बी अपॉन ए सी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, सेम एंगल है यही। तो इसका मतलब अगले स्टेप में थोड़ा लंबे तरीके से आप पहुंच के क्या पहुंचे? इसका मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी करोगे तो क्या आ गया? ए डैश सी अपॉन ए सी आ गया। सेम आया कि नहीं आया? सो इफ यू गो बाय दिस वे, अगेन यू लैंड टू द सेम सिचुएशन। सो दिस लुक्स स्मॉलर एंड थोड़ा ये लंबा हो गया, दैट्स द डिफरेंस। सो आइदर वे, सो फाइनली, so this implies now m is equal to, that is beta by alpha is equal to 10 beta by 10 alpha, and that is equal to what? Finally by a dash c upon ac, चाहे किसी भी मेथड से करो। And therefore this m is equal to, now what is a dash c? That is image distance. And what is ac? Object distance. तो आप लिखोगे भाई माइनस v and this is minus u, so this comes out v by u। अब जरा गौर से देखो कि यार ये जो आपने फॉर्मूला निकाला v बाई यू का, यही फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का होता है, राइट? और ये आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन का निकाला, तो ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर आ गया। दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब लैटरल मैग्निफिकेशन के बराबर आ गया, लीनियर मैग्निफिकेशन का जो एक टाइप है। सो डज इट मीन दैट कि मैग्नीफाइंग पावर एंड जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है वो सेम होता है? नो, दिस टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों सेम इसलिए हो गए हैं क्योंकि बीटा एंड अल्फा यहाँ पे क्या है? छोटा छोटा है। अगर बीटा और अल्फा बड़ा होता तो ऐसा नहीं हो पाता। सो सिंस यहाँ पे लिख रहे हैं कि अब यहाँ पे ऐसे लिख रहा कि बट वी नो दैट बट वी नो दैट बट वी नो दैट v by u is lateral magnification produced by a lens, produced by a lens, right? तो मैंने क्या बोला? डज दिस मीन दैट, तो अब यहां पे लिख दिया दिस डज नॉट मीन, अब यहां पे लिख दिया दिस डज नॉट मीन मीन दैट angular magnification angular magnification is always
इक्वल टू लीनियर, मतलब यहाँ पे लीनियर बोले तो लैटरल वाली बात समझ में आ गई ना, लैटरल लैटरल लिखा हुआ बेटा, ठीक है। चलो जी, ये तो गड़बड़ दिखेगा तो इसको मिटा देना, समझदारी होगा, वरना ये कंफ्यूजन पैदा कर। सो मैं इसको ठीक से लिखना चाहूंगा। सो हियर आई सेड, ये लीनियर लिखा हुआ है और यहाँ ब्रैकेट में lateral लिखा हुआ। So this does not mean that angular magnification is always equal to linear magnification. In this case, it is happening. It is happening because beta and alpha are very small. बीटा एंड अल्फा छोटे छोटे हैं इसलिए। तो ये ध्यान रखने की बात है जी। ओके जी, अगर ये नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा, समझा दिया हमने। तो एक तरीके से मैग्नीफाइंग पावर जो है, हमारा 10 मैग्नीफाइंग पावर जो है, दैट इज दिस m, जिसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कह रहे हैं, विच इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, विच इज इक्वल टू 10 बीटा बाई 10 अल्फा, ध्यान से, दैट इज इक्वल टू v बाई u, करेक्ट। और v बाई u होता किसके बराबर है? अब देखो लेंस के केस में तो हमने पढ़ा है ना, अब देखो ध्यान से, सिंस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो क्या, v से, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ, एंड दिस इंप्लाइज नाउ 1 माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई यू, एंड देयरफॉर एफ v बाई यू इज इक्वल टू एफ माइनस v बाई एफ, यानी कि v बाई एफ यू को ये भी लिख सकते हैं, करेक्ट जी। तो अब जरा गौर से आगे बढ़ते हैं, यानी कि दिस मैग्नीफाइंग पावर which is equal to beta upon alpha, right, which is equal to 10 beta upon 10 alpha, which is equal to v by u, that is equal to what, f minus v by f, correct। किसके लिए, ये किसका है मैग्नीफाइंग पावर, सिंपल माइक्रोस्कोप का, which is a watching glass, which is a convex lens, right। सो ये आपके पास फॉर्मूला के फॉर्म में मौजूद है, एंड आपको ये मालूम हो गया है कि यही लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर भी होता है, जरूर ना। अब जो बात बताई जा रही है उसको बहुत ध्यान से समझने की है। तो अब अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं और बताया जाता है हेलो एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ इतना है, राइट, उसका फोकल लेंथ इतना है, तो बताओ जी उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है। सपोज कर लो मैंने आपके सामने इमीडिएटली एक छोटा सा क्वेश्चन प्लेस कर दिया, हेलो ये एक लेंस है और इस लेंस का फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू, मैंने बोला इस लेंस का फोकल लेंथ जो है दिस एफ इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, सपोज ऐसा सवाल बना दिया मैग्नीफाइंग पावर, आप क्या करोगे, ओके मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, ये एक एग्जांपल प्रपोज किया है, सो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर इज एफ माइनस वी बाई एफ, सो यार फोकल लेंथ कितना रखें, प्लस 2 सेंटीमीटर, माइनस यहाँ पे लिख दिया एफ अगेन प्लस 2, अब v कितना होता है, तो भाई हमें पता है ना कि इसमें v क्या है, ये जब हमने डिफाइन किया है तो क्या रखा हमने, 25 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस 25 लिखेंगे, तो ये क्या हुआ 2 प्लस 25 बाई 2, so that is 27 by 2, यानी कि ये क्या हुआ 13.5 गुना, 13.5। You see magnifying power has no unit, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या, मैग्नीफाइंग पावर has no unit and dimension, it is a number, dimension, it is just a number, it is just a number, ध्यान रखना बेटा, नंबर, ठीक है जी, राइट। सो इस तरीके से आपने ये रिजल्ट निकाला। तुम कहोगे सर यहाँ पे जब हर बार मैग्नीफाइंग पावर में v निकालने में हमें ये 25 ही रखना है, तो ये फॉर्मूला जो है ना, जब ये फॉर्मूला आप यूज करते हो, इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, so can we write sir magnifying power is equal to
beta by alpha is equal to v by u, and can we write f minus d upon f? When you use this formula, तो जब आप ये यूज करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको साइन कन्वेंशन रखनी पड़ेगा. सो दिस फॉर्मूला इफ यूज्ड, then put sign convention to get the answer. मैं यहाँ पे क्या बोला? If this formula is, if this formula to be used, if this formula to be used, to be used, then use sign convention, convention to get final answer, final answer. ध्यान से समझ में आई नहीं बात? जैसे कि हमने यहाँ पे रखा माइनस, ये प्लस माइनस ऐसे करके यूज किया. कितनी बार क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूला जब देखते हैं अलग अलग बुक में तो वहां प्लस साइन होता है. वो क्या चीज है? तो आप देखो ध्यान से. अब मैं इसको ऐसे कहूं कि लुक, इसी को हम ऑल्टर करके ऐसे लेके आए कि नाउ मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एफ माइनस. ठीक है जी. अब यहाँ मॉड डाल देता हूँ मैं. क्या डाल दिया? मॉड. लेट सपोज आई एम पुटिंग हियर साइन ऑफ मॉड. ओहो, राइट. लेट्स सी, मैंने यहाँ पे कहा भाई मॉड डाल दिया मैंने. यहाँ पे मॉड डाल दी, वी बाई यू का मॉड. मतलब हमें v और u का मॉड डालना है. ठीक है जी. जरा समझना इसी को. अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए. एंड इसको मैंने लिखा, साइन कन्वेंशन डाल दिया है. सो दिस इज प्लस एफ और माइनस माइनस डी, मतलब ऑलरेडी साइन डाल दिया, नीचे प्लस एफ कर दिया. अगले स्टेप में क्या बन गया? ये एफ प्लस डी अपॉन एफ. और इसको और सॉल्व किया तो ये अगले स्टेप में क्या बन गया? 1 प्लस डी बाई एफ. ये यूज कर ले. सो आप v अपॉन यू का मॉड यूज करिए या 1 प्लस डी बाई एफ यूज करिए. जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन अब नहीं डालना. अगर आपसे कोई पूछे कि किसी कॉन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग पावर बताओ जिसका फोकल लेंथ इतना है, तो आप अगर 1 प्लस डी बाई एफ यूज कर रहे हैं तो डी 25 और एफ जितना सेंटीमीटर होगा वो रख दीजिए. अब इसमें साइन नहीं रखना. सो दिस फॉर्मूला इफ यूज, नो साइन कन्वेंशन शुड बी फर्दर यूज टू गेट फाइनल आंसर. सुना आप लोगों ने? तो यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं मैं. इफ दिस फॉर्मूला, ये वाला इफ दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, if this formula is used, then final answer is obtained by putting numerical value of d and f बिना साइन कन्वेंशन. और ये यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन रखेंगे. बात समझ में आ जानी चाहिए. और मैग्नीफाइंग पावर हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू. ऑलवेज एब्सोल्यूट. यहाँ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं. एब्सोल्यूट. इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू. नो प्लस नो माइनस. इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू. सो 1 प्लस डी बाई एफ. अब यहां से एक और बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब सर, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होगा उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? बड़ा होगा. यस. तो हम जितना छोटा फोकल लेंथ करते जाएंगे उतनी बड़ी मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी. यस. नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप बहुत छोटा करेंगे तो भाई कितना छोटा करेंगे? तो किसी भी लेंस का फोकल लेंथ आप बहुत छोटा नहीं कर पाएंगे. प्रैक्टिकली कम से कम हमें 1 सेंटीमीटर रखना पड़ता है. 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के, यानी कि आप उससे ज्यादा छोटा नहीं कर पाएंगे. तो अगर 1 सेंटीमीटर भी आप रखते हो और ये 25 सेंटीमीटर हो गया, 25 बाई 1 25 प्लस 1 यानी कि 26 टाइम्स. दैट्स व्हाट यू कैन गेट इट. नो, राइट. और अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर रख लिया, राइट, यानी कि 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ये प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ का, इससे छोटा नहीं हो सकता. और ये 25 है, तो आपको ये 13-14 के करीब करीब कुछ वैल्यूज मिलेगी. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. नो? यस. सो ध्यान रखना, smaller the focal length of convex lens, larger is the magnifying power. So I would write this here. The smaller the focal length, the smaller the focal length,
focal length larger the magnifying power. Right. So लिस्ट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ हम लोग प्रैक्टिकली कितना लेते हैं, 1 और 2 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दिस. बट बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा होगा, उसके हिसाब से निकालेंगे. ये बात मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बता रहा हूँ, सुन रहे होगे, ध्यान से नोट कर लेना. ठीक है. टीचर चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाए, एक बुक में जितनी सारी बातें लिखी होती हैं वो सब भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कितनी बार टीचर के नजरिए से एक पर्टिकुलर पॉइंट लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में पता चलता है कि उसी से क्वेश्चन आ गया. तो पढ़ना चाहिए. हम लोग अपना लेक्चर जो बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें लगती हैं कि एक बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है, वो सब कुछ हम लोग बताने की कोशिश करते हैं. बट जो एग्जाम लेने वाला बंदा है, वो जो क्वेश्चन फ्रेम करता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको डॉज करने का होता है. तो वो किस नजरिए से सोचता है, किस टाइम पे क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि बुक कम से कम थरली पढ़ना चाहिए. और इफ यू आर गोइंग थ्रू एनसीईआरटी ईच एंड एवरी लाइन, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट, क्योंकि दैट्स द बाइबल फॉर यू, राइट, इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ द कोर्स. सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भाई क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होती है, दैट वी हैव अंडरस्टूड. बच्चा लोग सब समझ में आ रही बात? यस. सो नाउ द पॉइंट इज कि आपने नोटिस किया यहाँ पे एक बात जो समझाई जा रही थी कि ये डी तो लिमिटेड है, 25 सेंटीमीटर है भाई, और फोकल लेंथ जो है आप 1 सेंटीमीटर से छोटा रख नहीं सकते प्रैक्टिकली. तो यानी कि 25 और एक 26 टाइम से ज्यादा आप मैग्नीफाई नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट द प्रैक्टिकल लिमिटेशन इज. और हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं भाई एक माइक्रोब है जो बहुत 10⁻⁻6 के साइज का है, तो आपको तो उसका 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर टाइप साइज का अगर आप इमेज बनाना चाहते हैं, तो यू अंडरस्टैंड नो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मैग्नीफाई उसको. तो बहुत, अगर चलो आप मिलीमीटर के साइज का भी बनाना चाहते हो, तो 10⁻⁻6 है, तो 10⁻³ में लाने के, यानी कि 10⁻³ टाइम्स मैग्निफिकेशन चाहिए ना ऑलमोस्ट. तो सिंपल माइक्रोस्कोप से तो ना हो पाएगा भाई, राइट. तब क्या करना पड़ेगा? सो यू नीड टू लुक फॉर सम बेटर इक्विपमेंट्स, एंड दैट इज कॉल्ड, यार एक लेंस के बजाय एक और लेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं. सो वी विल गो फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. विल गो फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो हम लोग फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं, और फिर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बात करेंगे. ठीक है बच्चा लोग. तो अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ हम चलेंगे. अच्छा, ये जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा, एक बात और बताना चाहूंगा. कितनी बार सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसा भी लोग करते हैं कि भाई आ, हमने ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम इमेज बनाना चाह रहे हैं. मतलब कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि भाई खूब दूर इमेज बनाते हैं. मतलब जनरली तो भाई आपको जो टॉपिक है वो मैग्नीफाइंग पावर का आपको समझा दिया गया, और ये एडजस्टमेंट होता है. बट कुछ लोगों की इच्छा होती है कि यार ये इमेज जो है ना 25 सेंटीमीटर पे जो बन रहा है बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, सो दे वांट टू मेक इट्स वेरी बिगर इमेज. तब वो क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पे रख देते हैं और इसका इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनाते हैं, और वो बहुत बड़ा बन जाता है. तो वहां पे डिस्टिंक्ट विजन इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वहां पे हम लोग ये इस बात पे गौर करते हैं कि भाई हमारा इमेज क्या बने, बहुत बड़ा बने, बहुत बड़ा बने, और हम उसको बहुत बड़ा बना के देखना पसंद करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन भी होती है, राइट, ऐसी सिचुएशन भी होती है, राइट. सो that is not a prominent case, therefore we are not discussing, and now we'll go for compound microscope. So let me make diagram for compound microscope, and then we should speak about that. So we are going for compound microscope. So yes, yes guys, now we are talking about compound microscope. Compound microscope. This is quite late at night. I'm recording being in office. So ये टॉपिक हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे. अगला जो टेलीस्कोप वाला जो टॉपिक होएगा विल बी trying to cover in the next class. So this is what we are going to do, right? So you see what I have done here.
ये आपके सामने दो लेंस कंसिडर किया है, ये लेंस है और एक ये लेंस है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो आंख के पास होता है उसको आईपीस कहते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज आई पीस, आई पीस, दिस इज आई पीस, राइट। सो ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस आंख के पास है, इसलिए इसको आई पीस कहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, राइट। ऑब्जेक्टिव हमारा जो है, दिस इज, इसका अपर्चर छोटा होता है और आई पीस का अपर्चर बड़ा होता है। इसका अपर्चर बड़ा होता है, इसका अपर्चर छोटा होता है। इसका आपको मालूम है कि अब इसका अपर्चर छोटा है, इसका फोकल लेंथ छोटा होगा, इसका मैग्निफिकेशन पावर बड़ा होगा। तो हम लोग क्या कर रखे हैं, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया जो इस ऑब्जेक्टिव के फोकस से ठीक बाहर रखा। क्यों? क्योंकि पोल इसके सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तो इसका वर्चुअल इमेज इधर बनता है। अब हम वो बनाना ही चाहते, क्योंकि हम इसका इमेज इधर बनाएंगे और फिर इसका ये और मैग्निफाइड इमेज ये बनाएगा। तो यहाँ पे इसका जब इमेज अंदर बनेगा इस जगह पे, उस इमेज को यानी कि जो रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, उससे जो यानी कि सपोज ये रे और ये रे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से दिस विल बिकम सोर्स ऑफ लाइट फॉर दिस, और फिर यहाँ से लाइट रे इस लेंस के ऊपर जाएगी, और फिर ये लेंस इसका फाइनल इमेज बनाएगा जो हमारी आंखें देख पाएंगी। तो दो लेंस की मदद से हम लोग मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, और वो मैंने बता दिया क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बड़ा मैग्निफिकेशन चाहिए, और एक सिंपल माइक्रोस्कोप से यानी कि वॉशिंग ग्लास से हम इतना बड़ा मैग्निफिकेशन नहीं अचीव कर पा रहे। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इट। तो लेट्स सपोज हमने ये एक ऑब्जेक्टिव लिया, ये जो अरेंजमेंट दिखाई दे रही है ना, ये लाइन ऐसे ऐसे, सो इसका क्या मतलब है भाई, इस लेंस और इस लेंस के बीच के डिस्टेंस को आपको घटाना बढ़ाना होगा। तो आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखने, इस लेंस और इस लेंस के, अब मैं इसको उठा के सपोज मैं ऐसे लेके आऊं, इसको यहाँ से ऐसे लेके आऊं, और इस लेंस को पकड़ा और बोला ऐसे आगे, ठीक है, ऐसे कर दिया, यानी कि इसके ऊपर ये चीज स्लाइड करके आगे पीछे कर सकते हैं। दिल किया, फिर इसको पीछे ले गए, ये यहाँ से क्या आ गया, पीछे गया, और ये लेंस हमारा कहाँ आ गया, पीछे आ गया। सो इनके बीच में, इन दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस घटा बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके से, यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, और इसके अंदर ये फिट है, इसके अंदर ये फिट है, और ये इनके बीच में एक अरेंजमेंट कर दिया गया जिससे कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट, राइट। सो लेंसेस के बीच के डिस्टेंस को मन माफी घटाया बढ़ाया जा सकता है। दिस इज व्हाट दिस अरेंजमेंट आई हैव मेड फॉर यू। सो इस कंपाउंड यानी कि दो लेंसेस हो गया, और ये दोनों मिलकर के मैग्निफिकेशन करेंगे। सिंस इट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट दोनों के वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव और आईपीस का कारण बता दिया, और ये भी पता चल गया कि इसका अपर्चर छोटा होता है और इसका अपर्चर बड़ा होता है। ठीक है जी। सो स्मॉल अपर्चर एंड लार्ज अपर्चर, ये स्मॉल अपर्चर है, स्मॉल अपर्चर है, और वो लार्ज अपर्चर का है, राइट। इट इज ऑफ लार्ज अपर्चर, लार्ज अपर्चर। ओके जी। अब दूसरी बात आपको समझाना चाहूंगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे अभी मैंने बता नहीं था कि उधर भी लाइक हम इंफिनिटी पे इमेज बना सकते हैं, ऐसा कुछ बताया मैंने आपको, तो वहां वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चीज बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। तो यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन होती है, दो तरीके के एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, और एक होता है एलडीडीवी एडजस्टमेंट। यू आर गेटिंग इट? सो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या करते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट का इमेज हम इन्फिनिटी पे बनाते हैं, और फाइनल इमेज की जो पोजीशन है इन्फिनिटी पे बनाते हैं। और एलडीडीवी एडजस्टमेंट में हम लोग फाइनल इमेज आंख से, यानी कि आंख के पास जो लेंस है उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाते हैं। सो मैं बार बार ये रे डायग्राम नहीं बनाना चाहूँ, आई मीन ये अरेंजमेंट बार बार नहीं बनाना चाहूंगा, तो मैं इसको यूज करूंगा। और लेट सपोज मैं पहला केस आपके सामने यूज कर रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज में इंफिनिटी पे बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें दो तरीके के एडजस्टमेंट हुआ है। सो दैट फर्स्ट वन इज नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। यस, सो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें,
तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैंने क्या बोला, लाइक इन दिस केस, राइट, इन दिस केस वी मेक फाइनल इमेज, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ये हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। ठीक है जी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, चूंकि हमें दोनों लेंस से मैग्निफिकेशन चाहिए, तो हमें इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के बियॉन्ड रखना, तो हमें, यानी कि ये हमारा f2 है और ये हमारा f1 है और ये हमारा 2f1 है, तो हमने f2 और 2f2 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, और फिर हमें उसका इमेज 2f1 के बियॉन्ड हमें ऐसे मिल गई। हमें पता ना कि f2 और 2f2 के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तो उसका रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज 2f1 के बाहर मिलेगा, मिल गया हमें। तो ये हमने इसका इमेज कंसिडर कर लिया। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमने ये इमेज बना लिया। अब क्या कहा जा रहा है कि मैं इस लेंस के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि ये जो इमेज बना है, इनके बीच की पोजिशनिंग कुछ इस तरीके से करता हूँ, पोजिशनिंग करता हूँ, ताकि इसका इमेज ये लेंस कहाँ बनाए, इंफिनिटी पे बनाए। तो भाई इस लेंस का फोकल लेंथ, क्योंकि इसको इस लेंस के फोकस पे होना पड़ेगा, इसको इस लेंस के फोकस पे होना पड़ेगा, तब ना वो इसका इमेज कहाँ बनाएगा, इंफिनिटी पे बनाएगा। तो हमें तो लग रहा है कि यार ये लेंस यहाँ से कुछ ज्यादा दूरी पे है, तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, और ये लेंस ताकि इसके पास आ जाए, ताकि वो, तो मैं देखो, अब मैंने वो आपको बताया था, तो मैंने यहाँ से इसको पकड़ा, और इसको पकड़ के मैंने कहा कि देखो जी, तुम थोड़ा इधर आ जाओ, ये भी थोड़ा इधर आ गया, फिर मैंने इसको पकड़ा, यहाँ से ये भी इधर आ गया, समथिंग लाइक दिस। ये आई भी हम पकड़ के, इस आई को भी पकड़ के यहाँ लेके आए। ठीक है जी, ये आई हमने यहाँ सेट कर दिया, समथिंग लाइक दिस। और अब हमने बोला कि अब इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस इसके फोकल लेंथ के बराबर होगी, आई से लाइक दिस। अब क्या होगा ऐसा करने पे, तब उस केस पे ये हुआ, ठीक है, मैंने एडजस्टमेंट कर दी जी। अब एडजस्टमेंट करने पे देखो क्या हुआ। तो अब आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे लेके चल रहे, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आपने इसके ऊपर डाल, ध्यान से समझेंगे आप, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इसके ऊपर डाला आपने। ठीक है जी। अब ये लाइट रे इसके फोकस से गुजरनी चाहिए, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ऑब्वियसली इसके फोकस से जाएगी। और दूसरी लाइट रे अगर मैं यहाँ से लूं, इफ आई टेक द अनदर लाइट रे लाइक दिस, ये तो एक लाइट रे लिया ही लिया मैंने, देखो ये एक लाइट रे लिया ही लिया, और दूसरी लाइट रे मैंने बोला ये वाला ले रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप, ये वाली लाइट रे लिया, लुक एट दिस व्हाट आई एम सेइंग, एक दूसरी लाइट रे ये लिया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे, जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, सेकेंड लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ये तो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं गुजर रही है जी, तो इस लेंस की एडजस्टमेंट को थोड़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लेट्स सी, इसको पकड़ा और समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे किया जी, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। ठीक है जी। अब इसके ऑप्टिकल सेंटर से ये लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब क्या हुआ देखो ध्यान से, यानी कि इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से एक, इस पॉइंट से एक लाइट रे ऐसे गई। अब ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गई और ये आंख पे ऊपर जा रही है। और ये वाली जो लाइट रे, ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी, इसके फोकस से पे गुजरेगी। तो जितना बड़ा फोकस यहाँ तुमको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, उतना इधर भी होना चाहिए। तो एक ये जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल होएगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, ऐसे गुजरेगी कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ये पैरेलल दिखना चाहिए क्या, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। आपको लग रहा है कि सर ठीक है, ऐसे तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आंख छोटा हो रहा है, तो थोड़ा हमने इसको आंख बड़ा कर दिया ऐसे। अब देखो, ये दोनों रे आपको समझना है, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही थी तो बिना डेविएट होते हुए चली गई, और ये इसके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आई तो ऐसे रिफ्रैक्ट हुई कि फोकस पे जानी चाहिए, और हमारी आंख ने इन दोनों रे को रिसीव किया। अब हमारी आंख को क्या लग रहा है, एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे आ रही है। अब इन रेज को पीछे लेके जाओ, तो कैसे जाएंगे इन रे को पीछे लेके, ये देखो जी, मैंने इसको पकड़ा, बोला जी तुम ऐसे ऐसे लेके चले गए। फिर इसको करने के बाद फिर मैंने इसको पकड़ा, और इसको पकड़ के बोला जी इसको भी थोड़ा पीछे लेके जाएं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से।
और अब क्या बोला मैंने कि देखो इनको आप डॉटेड बना दो इस तरीके से, जस्ट मेक इट लाइक दिस। अब ये डॉटेड हो गया, ठीक है, ये डॉटेड हो गया। सो आप क्या देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का आप इमेज कहाँ मिल रहा हो, वेयर, यानी आपकी ये लेंस से ये दोनों रे, ये तो देखो गलती क्या हुई यहाँ पे, गलती ये हुई कि ये डॉटेड नहीं बनाना चाहिए, ये तो वो लाइट रे जो ऐसे गई आ रही है। तो हमारे आंख पे यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे गई, एक ऐसे गई, और ये दोनों रेज को हमारी आंख ने रिसीव किया। और हमारी आंख को क्या लग रहा है कि ये रे किधर से आ रही है, इधर से आ रही है। कहाँ से, इन्फिनिटी से, टूवर्ड्स इन्फिनिटी, यानी फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी से ये लग रहा है। इसका मतलब हमारे आंख को ये लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज खूब दूर इधर कहीं पे बड़ा सा इमेज बनेगा। सो समथिंग अ वेरी बिगर इमेज विल बी ऑब्टेन लाइक दिस, इधर कहीं पे बड़ा इमेज बनेगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये एक सेटअप बन गया जी, ये हमारा वो नॉर्मल एडजस्टमेंट। ले रहे हो कोई पॉइंट? अब इसमें इमेज कहाँ बना, खूब दूर इन्फिनिटी पे बना। तो इस इमेज ने हमारी आंख पे जो एंगल बनाया उसको क्या कहेंगे, हमारी आंख पे जो एंगल बनाया है, इस इमेज ने, इस इमेज, ध्यान से, इस इमेज ने हमारे आंख पे जो एंगल बनाया उसको क्या कहेंगे, बीटा। करेक्ट? तो इस एडजस्टमेंट में हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्टिव के सामने कुछ इस तरीके से रखा कि वो इमेज इधर बनाए, और फिर इस इमेज और इस लेंस के बीच का पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से रखी कि उसका इमेज इंफिनिटी पे बने, खूब बड़ा बने। और फिर इसने जो एंगल बनाया या इसने जो एंगल बनाया वो दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट ना, मतलब इतना बड़ा इमेज बनेगा, ये पोजीशन हो गई भाई, इस तरीके से इंफिनिटी पे हमें कोई बड़ा सा इमेज मिल गया। सो आइडिया इज दैट, ठीक है, चूंकि ये दोनों रे पैरेलल होएंगी, तभी इस आंख को लगेगा कि ये इमेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, नो, आई मीन इस आंख को ये दोनों रे कहाँ से लगेंगे, ये इन्फिनिटी से ये रे आ रही है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये इमेज बन रहा है। और आप इस, अगर आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा है सर, ये वाला सही, तो ये आप उसको उठा के ऐसे छोटा कर दिए, समथिंग लाइक दिस लीजिए कि ओके, यानी कि इमेज इन्फिनिटी पे, माय गॉड, इट इज राइट। सो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, समथिंग लाइक दिस वी आर कंसिडर, ठीक है जी। इमेज इन्फिनिटी पे कुछ इस तरीके से बन रही है, इसको और पीछे डॉटेड करके हम दिखा सकते हैं, वी कैन शो इट लाइक दिस, ठीक है। सो ऐसे करके इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, बहुत बड़ा सा बनेगा ऐसे करके। सो नाउ अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट मैग्नीफाइंग पावर, तो हम लोगों ने तो पढ़ा है मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट जब हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, तो वो जो हम पे एंगल बनाता है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मदद से जो इमेज एलईडी पे होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट जब हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर एलईडी पे हो, तो जो हम पे वो एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा। और अब फिर हम ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे एडजस्ट करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मदद से, ताकि वो इमेज इन्फिनिटी पे ना बना के, आई मीन एलईडी पे बनाए, और फिर वो एंगल जो हमारी आंख पे बनाएगा दैट इज बीटा, और दैट बीटा अपॉन अल्फा इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन हम यहाँ दो केस कर रहे हैं, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट का कर रहे हैं, एक एलईडी एडजस्टमेंट के केस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर के डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करेंगे। कैसे? कि जब हमारे ऑब्जेक्ट का, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, अपने आई से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो वो हमारे आंखों पे जो एंगल बनाएगा उसको हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसको अल्फा कहेंगे। और फिर ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग ऐसे करें कि ऑप्टिकल सिस्टम ने, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने उसका इमेज कहाँ बनाया, इन्फिनिटी पे बनाया, और फिर उस इमेज ने हमारी आंख पे जो एंगल बनाया उसको हम बीटा कहेंगे। सो दैट बीटा अपॉन अल्फा विल बी कॉल्ड व्हाट, मैग्नीफाइंग पावर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट? सो ये थोड़ा केस बदला हुआ है, इसलिए मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन चेंज कर दिया, क्योंकि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि आप तो इमेज इन्फिनिटी पे बना रहे हो ना भाई, और तब मैग्नीफाइंग पावर पढ़ रहे हो, तो अब एलडीडीवी पे तो बना नहीं रहे हो, तो इसलिए इमेज में कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। तो एंगल मेड बाय इमेज एट आई व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, to the angle made by object at I when object is at LDDV.
तो इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो उसको, उस एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम इस केस का मैग्नीफाइंग पावर पढ़ेंगे। तो सर ये ऑब्जेक्ट तो अभी हम यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अब ये जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइड का, यानी कि ये जितने साइज का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ा 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 पकड़ा, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेट सपोज मैंने यहाँ रख दिया, मतलब ये 25 सेंटीमीटर की दूरी हो गई जी। और फिर इस 25 सेंटीमीटर पे इस रखे ऑब्जेक्ट ने, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर है, इस ऑब्जेक्ट ने हमारे ऊपर, इस ऑब्जेक्ट ने हमारे ऊपर जो एंगल बनाया, कितना बनाया, इसने कितना एंगल बनाया, ये ना लेकर के ये वाला कंसिडर करें, इसने हमारे यहाँ पे कितना एंगल बनाया। सो दिस एंगल वी विल कॉल, ये एंगल क्या होगा, अल्फा। यानी कि अगर ये सारा सेटअप नहीं होता, ये लेंस ये लेंस ये सब कुछ नहीं होता, और हमारी आंख यहाँ पे होती, या हमारी आंख यहाँ पे होती, और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है, तो ये हमारे आंख पे जो एंगल बना रहा था वो क्या था, अल्फा। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना हो करके जब यहाँ रख करके और लेंसेज के थ्रू हमने एक इंफिनिटी पे बड़ा इमेज बनाया, एंड दैट इमेज इज मेकिंग एंगल बीटा, सो दैट बीटा अपॉन अल्फा इज मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस। ध्यान से सुन करके समझ करके बात समझना होगा। सो इन दिस केस मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज व्हाट, सो इन दिस केस, राइट, इन दिस केस, इन दिस केस मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें, तो व्हाट इज इट, we will say it is ratio of angle, it is ratio of, it is ratio of angle ratio of angle subtended, is ratio of angle subtended by image at I, at I, when image is at infinity, image is at infinity, at infinity, to the angle, to the angle made by object, object at I, at I, when object is at LDDV। ठीक है, सो ये होगा इस केस का मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि दिस एम इज इक्वल टू व्हाट, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा इज दिस, अल्फा इज दिस, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अगर ये ए बी है, सो भाई रे हमने यहाँ पे कुछ इसी ए बी का यहाँ पे एक इसी साइज का यहाँ पे रख करके हमने ऐसे बना दिया। क्लियर हो गया पॉइंट। सो लेट सपोज ये ए बी था, हम यहाँ पे इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट सपोज वी कैन राइट पी क्यू समथिंग लाइक दिस, व्हाट एवर इट इज। सो फिलहाल हम इसको ए डैश बी डैश मान लेते हैं, ए डैश बी, ए डैश बी डैश मान लिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है ए डैश बी डैश ये नाम, तो इसको हम एम एन लिख लेते हैं। क्या लिखा, एम एन लिख लिया, वी आर राइटिंग एम एन। सो हियर इट इज एम एन रख लिया, और इस ए बी का यहाँ पे जो इमेज बना ये है बी डैश और ये है ए डैश, ऐसे। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। सो एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और सिंस बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, ठीक है जी, तो दूसरे कलर से ये पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, सिंस बीटा एंड अल्फा, यानी कि यहाँ से ऊपर चला गया मैं ऐसे, सिंस बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, very small, therefore you can write m is equal to 10 beta upon 10 alpha। और 10 बीटा कहाँ से लिखोगे, सो 10 बीटा यू कैन राइट, भाई ये इन्फिनिटी पे गया तो यू कैन राइट बी डैश ए डैश अपॉन, अच्छा इसको सी मान लो, इसको सी डैश मान लो, इसके ऑप्टिकल सेंटर को, सो बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश सी डैश। ओके, और यहाँ पे बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, एम एन अपॉन वॉट, एन सी डैश, एम एन अपॉन एन सी डैश, दैट्स व्हाट यू कैन राइट 10 बीटा एंड 10 अल्फा। अब यार आपको ये पता है कि जो एन सी डैश है हमारा, ठीक है ना, यस, जो एन सी डैश है ये हमारा डी है, करेक्ट।
एक मिनट. सो नाउ दिस वी हैव डन दिस. भाई ये रिजल्ट आ गया, तो अब अगले पेज पे इस रिजल्ट को लिखते हैं. अब हमें बार बार इस आगे पीछे करके देखना पड़ेगा. So now here this m is equal to what we have got is we have got b dash a dash upon b dash a dash upon a dash c dash a dash c dash and नीचे हमारे पास यहाँ mn था, राइट, और ऊपर क्या चला गया बेटा, दैट इज nc डैश. दिस इज nc डैश. ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर निकला जी m. नाउ nc डैश की अगर बात करें, यानी कि दिस nc डैश, ये तो हमने क्या रखा, दिस इज इक्वल टू डी. ये भाई अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो ये एंगल बनता, तो ये डी के बराबर है. और ए डैश सी डैश क्या हमारा, भाई ऑब्वियसली आपको इसके फोकल लेंथ पे रखेंगे तब ना इमेज इंफिनिटी पे बनेगा. तो ये ए डैश सी डैश किसके बराबर है, इस आई पीस के फोकल लेंथ के बराबर है. सो वी नो दैट, वी नो दैट, ध्यान रखना, वी नो दैट दिस एन सी डैश इज इक्वल टू हाउ मच, एन सी डैश इज इक्वल टू डी, राइट, and a dash c dash is how much, that is equal to eyepiece का focal length. That's what वो point is. और जो जो mn है, since mn is equal to what, ab, therefore अब देखो इस m को क्या लिख सकते हैं, b dash a dash और नीचे क्या लिख दिया ab, और इसको क्या लिखा, nc dash को हमने लिखा d और नीचे क्या रख दिया fe. अब जो d और fe है इन सबको साइन के साथ रखते हैं. लेट सपोज मैं यहाँ साइन यूज करूँ, तो एनसी डैश की वैल्यू क्या हुआ, माइनस डी. ए डैश सी डैश को क्या लिखा, प्लस एफ ई. डी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात है, सो इट इज माइनस डी एंड प्लस एफ ई, उसका फोकल लेंथ है. सो माइनस डी माइनस सॉरी माइनस डी एंड प्लस एफ ई लिख दिया. एंड बी डैश ए डैश और ए बी की बात करें, तो इसके लिए अगर हम एम एन इज इक्वल टू ए बी, सो एक मिनट, साइन कन्वेंशन जो है ना, थोड़ी देर के लिए इस स्टेप को ऐसे लिख, एक मिनट, इस स्टेप को थोड़ी देर बाद में लिखते हैं. तो यहाँ पे NC dash is this mn is equal to ab and this ab can be written as yeah ab or this we write here plus o. और जो b dash a dash है हमारा, b dash a dash है, वो किसके बराबर होगा जी, माइनस आई के बराबर होगा. ऑलराइट, so now this m is equal to what we are going to get here. So b dash a dash is minus o and mn is ab, that is plus o. Okay, and this nc dash is how much, minus d, or this a dash c dash is what, plus fe. That's what we are going to get it. Correct. We also know that, we also know that ध्यान से देखना कि जो माइनस आई अपॉन प्लस ओ है ना, माइनस आई अपॉन प्लस ओ है, वो किसके बराबर होगा, ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है ना, ये सॉरी ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है भाई, माइनस आई और का, यानी कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, लिनियर मैग्निफिकेशन है. यस, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, भाई ए बी अपॉन, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी करोगे तो क्या आएगा, वी अपॉन यू आएगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. नो, यस, यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू व्हाट, प्लस वी अपॉन माइनस यू. दोनों तरफ से काटोगे तो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, वी अपॉन यू. सो ये आपने माइनस आई अपॉन प्लस ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन, दिस इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यानी कि अगर माइनस ओ अपॉन ओ की बात करें तो क्या है, माइनस वी अपॉन यू आ गया. तो एक तरीके से आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, दिस एम इज कैन बी रिटन एज माइनस वी अपॉन यू दिस, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस डी अपॉन एफ ई. करेक्ट. ये वो फॉर्मूला आपने यहाँ पे ये इनकी साइन कन्वेंशन के बाद आपने ऐसे लिखा हुआ. गॉट इट नाउ. तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ यू यूज दिस फॉर्मूला, इफ वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, तो इसमें हम साइन कन्वेंशन डाल करके फाइनल रिजल्ट निकालेंगे. if we use this formula if use this formula if we use this formula then sign convention convention is to be used to get final answer, final
आंसर. ओके जी, ऑल राइट. एंड इफ साइन कन्वेंशन अब फर्दर डाल दे, लेट सपोज m इज इक्वल टू वी राइट हियर, भाई v और u ऑब्वियसली एक दूसरे के नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे हम इसको मॉड डाल दे v बाई यू कर दें, और यहाँ पे भी हम क्या कर दें, मॉड डाल के d अपॉन एफ ही कर दें. ऐसे अगर हम ये यूज करते हैं, देन नो साइन कन्वेंशन टू बी यूज, नो साइन कन्वेंशन कन्वेंशन टू बी यूज. अब आपको यहाँ पे कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा भाई ये v की न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो, u की न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो, d की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू रख दो, तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा. समझ में आई बात? डाउट अगर आपको होगा तो यू कैन हैव अ लाइव डिस्कशन विथ मी, और मैं आपको ये समझा सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से आप बात समझ में आ गई आपको कि मैंने ये रिजल्ट बनाया, इसमें सबकी वैल्यूज एम एन ए बी प्लस होता, बी डैश ए डैश को माइनस से रख दिया, यानी कि ये हो गया रिजल्ट. और माइनस आई अपॉन ओ को माइनस बी अपॉन यू भी लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे बना दिया. तो ये तो इन वेरिएबल्स में साइन कन्वेंशन डाल के निकाला गया, और फिर जब हमें फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इन सब में भैया वी अब यू माइनस वी प्लस रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर डी को -25 रखोगे फिर वो भी प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा रिजल्ट ऐसे आ जाएगा. और अगर आप मॉड डाल करके सिर्फ ये याद रखते हो तो आप इसको यूज करोगे, तो आप यहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे, फाइनल आंसर निकले. देन नो साइन कन्वेंशन टू बी यूज टू गेट फाइनल फॉर्मूला, टू गेट फाइनल आंसर, टू गेट फाइनल आंसर. तो ये जो मैंने रिजल्ट आपको बताया, किस केस में बताया, नॉर्मल एडजस्टमेंट में. किस केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में. अब हमें क्या करना है, एलडीडीवी एडजस्टमेंट करना, मतलब हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बने हमारा, इन्फिनिटी पे ना बने, कहाँ बने, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बने. यू गॉट माई पॉइंट. वी वॉन्ट टू मेक फाइनल इमेज एट 25 सेंटीमीटर. और मेरे लिए देखो, मैंने यहाँ पे जानबूझ करके ऐसा सिचुएशन लिया कि जो ये लेंस है, आई मीन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस लेंस और इस लेंस के बीच की जो दूरी है 25 से ज्यादा होगी, और मैंने ये 25 मान के चल रही है. कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ मान करके यहाँ रख दें और बोले यहाँ से ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है. तो किसी किसी बुक में ये ये वाली जो ये रे डायग्राम है, ये वाला पोर्शन, वो इसको यहाँ दिखा देंगे और फिर ऐसे दिखाएंगे, कहेंगे ये दोनों लेंस के बीच में 25 सेंटीमीटर थोड़ी होता है, 25 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है, ये तो बहुत छोटा होता है, ये 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर होता है, और ये बाहर दिखाते हैं. ऐसा भी कर सकते हैं. मतलब आई होप यू गॉट माई पॉइंट. मैं इसको थोड़ा सा बिगाड़ करके आपको दिखाता हूँ. इन सम बुक्स ये उसको उठाएंगे, उसको ये यहाँ कहीं रख देंगे, मतलब सम दूरी पे, और बोलेंगे इसको भी छेड़ो, और बोले हेलो इसको आप ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, कि अगर ये होगा जी तो इधर ये अल्फा एंगल बनेगा. आई मीन दैट्स व्हाट आई मीन टू. आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट. ठीक है जी. सो मैं इसको जैसे था यहाँ पे ले जाके, ठीक है, इस जगह पे ले जा करके ये इसको उठाया और ऐसे ले जाके रख, ठीक है, इस तरीके से रख के मैंने बनाया था. तो दिखा दिया, यानी कि दोनों सिचुएशन आपको समझा दिया मैंने. अब हम लोग फाइनली किसके तरफ जा रहे हैं, एलडीडीवी एडजस्टमेंट के लिए. तो एलडीडीवी एडजस्टमेंट का रिजल्ट को कैसे करेंगे, सो एक रे डायग्राम हमें बनाना चाहिए, राइट. सो लेट्स सी, मैं एक रे डायग्राम बना के आपको जल्दी से दिखाता हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सके इस बात. सी गाइज, आई वुड लाइक टू से दैट कि इसको अगले लेक्चर में करते हैं. रीजन बिहाइंड दैट, it is quite late in the night, so I'm leaving this. And अगले लेक्चर में हम लोग एलडीडीवी एडजस्टमेंट को कंबाइन करेंगे, लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एलडीडीवी एडजस्टमेंट करेंगे और फिर टेलीस्कोप पढ़ेंगे. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट. सो आज के लिए इसको इसी जगह पे छोड़ते हैं, नहीं तो ये काफी लंबा हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. गॉड ब्लेस यू. कीप sharing and keep promoting, and must give your like and comment. Thank you very much.